महाराष्ट्र की वोटर बढ़ोतरी पर आज हमारी रिसर्च टीम ने भी कुछ आंकड़े निकाले हैं। आप इन्हें गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई इसमें कुछ अजीब है। महाराष्ट्र के पिछले 10 चुनावों के वोटरों के नंबर हैं ये। 2004 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 6 करोड़ 30 लाख वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव में बढ़कर 6 करोड़ 60 लाख हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 7 करोड़ 30 लाख वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव में बढ़कर 7 करोड़ 60 लाख हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 8 करोड़ 8 लाख वोटर थे, विधानसभा में 8 करोड़ 35 लाख हुए। 2019 के महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में लोकसभा के आंकड़ों की बात करें 8 करोड़ 87 लाख वोटर थे, विधानसभा चुनाव में बढ़कर 8 करोड़ 98 लाख हो गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 9 करोड़ 30 लाख वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव में बढ़कर 9 करोड़ 70 लाख हो गए हैं। अब कांग्रेस जो बार बार पूछ रही है कि महाराष्ट्र में 6 महीने में इतने वोटर कैसे बढ़ गए, तो इसका जवाब भी इन्हीं आंकड़ों में है। इन्हीं आंकड़ों को और बारीकी से देखिए। 2004 के दोनों चुनावों के बीच 29,50,000 यानी कि 4.7% वोट बढ़े थे। 2009 में दोनों चुनाव के बीच 30 लाख यानी कि 14,000 यानी 4.1% वोट बढ़े थे। 2014 में दोनों चुनावों के बीच 27,29,000 यानी 3.4% वोटों की बढ़ोतरी हुई। 2019 में दोनों चुनावों के बीच 11,61,000 यानी कि 1.3% वोट की बढ़ोतरी हुई थी। और फिर 2024 में दोनों चुनावों के बीच वोटरों की संख्या 39,63,000 यानी कि 4.3% बढ़ गई। मतलब यह है कि महाराष्ट्र में कोई अजूबा नहीं हुआ है। 2 चुनावों के बीच जितने वोट 2024 में बढ़े, उससे कहीं ज्यादा 2004 में बढ़े थे, जब यूपीए सत्ता में आई थी। तब तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी वाजपेयी सरकार के नियुक्त किए गए थे। तो फिर कभी चुनाव आयोग पर तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाकर बैलेट पेपर युग में लौटने की मांग में कितना दम है। ईवीएम हटाने का तर्क भी कब तक टिकेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत एक चुनाव प्रधान देश है। यहां 12 महीने में 4 मौसम होते हैं, लेकिन चुनावी मौसम हमेशा बना रहता है, पूरे साल। देश में ईवीएम से चुनाव कराते हुए चुनाव आयोग को 25 साल हो गए हैं। साल 2025 देश में ईवीएम का सिल्वर जुबली ईयर है। 2001 में 4 विधानसभा चुनावों से ईवीएम की चुनावी एंट्री हुई थी। 25 साल में इसी ईवीएम से वोटरों ने बड़ी बड़ी उलटपुलट की है। 2004 और 2009 में बीजेपी को हरा दिया। फिर 2014 में मोदी की फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी को 303 नंबर दिए, 303। 2018 में बीजेपी को हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में आउट कर दिया गया। आरंभ है प्रचंड। उस समय राहुल गांधी के लिए गाना बजा था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी। 2022 में बंगाल में ममता बनर्जी को भी सत्ता मिली प्रचंड तरीके से। पंजाब, हिमाचल में 5-5 साल में सत्ता पलटती है। बैलेट का ट्रेंड ईवीएम ने भी बनाए रखा। चुनाव आयुक्त आते रहते हैं, चुनाव आयुक्त जाते रहते हैं। हमने बहुत छोटे सैंपल साइज में आपको बताने की कोशिश की है कि ईवीएम सबकी सगी है और चुनाव आयोग ने उससे हर पार्टी की सरकारें बनवाई हैं। बहुत संक्षेप में थोड़ा अतीत बताकर हम आगे बढ़ेंगे कि ईवीएम पर एक वक्त बीजेपी और खुद उसके शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब के बाद उन्होंने कभी दोहराए नहीं। लेकिन कांग्रेस 2014 से ईवीएम के रट पकड़े हुए है और चुनावी प्रक्रिया में खोट की उसकी शंका थमने की बजाय चुनाव दर चुनाव बढ़ती हुई चली जा रही है। 2004 में राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद से उनके नेतृत्व में पार्टी 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। यह राजनीतिक हार का एक रिकॉर्ड है। इसीलिए पूछा जाता है कि बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कहीं आने वाले दिनों की चुनावी हार की पहले से ही भूमिका बांधने का तरीका तो नहीं। क्या यह बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, यूपी में 2 साल के अंदर होने वाले चुनावों के नतीजों का पूर्व नियोजित माहौल तो नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि कभी चुनाव की तारीखों पर सवाल, फिर वोटर लिस्ट पर सवाल, फिर वोटिंग पर सवाल और आखिर में चुनाव आयोग पर ही सवाल। कुछ वर्षों से लगातार यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते भर में कांग्रेस ने जो किया है, जो कहा, उसको जब आज हमने करीब से देखा और समझा तो पाया कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं इसका शायद उन्हें ठीक ठीक अभी नहीं पता। आपको याद होगा कि बीते वर्षों में जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, उनका एक और आरोप कॉमन रहा है और वो है कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस में किसी को पता नहीं कि करना क्या है, कहना क्या है।
कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को समझाने के लिए हमने सैंपल के तौर पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आपको वो रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये बिहार के बक्सर की तस्वीर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रविवार को रैली थी। मंच पर जो नेता थे उन्होंने माला पहनाकर स्वागत किया, बाकायदा सोने का मुकुट भी भेंट किया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सभा के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी उनमें से 90% कुर्सियों पर कोई बैठने वाला नहीं था। सभा फ्लॉप हो गई। आज बक्सर के जिला अध्यक्ष को पार्टी से ही निलंबित कर दिया गया। बिहार जैसा राज्य जहां चुनावी साल में कांग्रेस ने बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, उस राज्य में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई सुनने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की कार्यशैली है, काम करने का तरीका है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले हफ्ते ही राहुल गांधी जब गुजरात दौरे पर गए तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को ये कहते हुए धिक्कारा था कि बूथ जितवा नहीं सकते, बनते सीनियर लीडर हैं। इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। अब जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी राज्य में भीड़ नहीं जुटा पा रहे, जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को बूथ जितने लायक नहीं मानते, तो फिर सिस्टम को कोसने से, ईवीएम को दोष देने से, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने से क्या होगा? कांग्रेस को ये समझना होगा कि मर्ज कुछ और है और इलाज कुछ और चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि उनके पास अपार जन समर्थन है, काम करने से रोका जा रहा है, पूरा सिस्टम ही बीजेपी से मिला हुआ है। असल में कांग्रेस के नेता हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस को समझना होगा कि बीजेपी चुनाव को मिशन मोड में लड़ती है, 356 दिन तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि पार्टी का नेतृत्व दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाता है, जुट जाता है। बीजेपी के पास काम करने के लिए आरएसएस जैसा संगठन है जो जमीन तैयार करता है। चुनाव में बीजेपी हर बूथ के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करती है। शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख वोटरों के बीच काम करते हैं। मंडल स्तर पर बीजेपी का संगठन सालों से सक्रिय है, जबकि कांग्रेस के संगठन का हाल आप बक्सर में देख चुके हैं। राहुल गांधी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को ही पिछले दिनों बीजेपी का एजेंट करार दिया था। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं। असल में राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो उसका चुनाव में फायदा भी मिला, परिणाम दिखा। लेकिन कांग्रेस के नेता उस मिशन मोड से चुनाव की तैयारी नहीं करते जिससे भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश के आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनावों के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि 1990 में कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हुई थी, आज तक वापस नहीं लौटी। तब से अपना सीएम वो वहां पर नहीं बना पाई। 35 साल से यहां कांग्रेस को सीएम की कुर्सी नहीं मिली है, दूसरे नंबर की पार्टी वो वहां पर बनकर रह गई है। पश्चिम बंगाल में 1977 से कांग्रेस सत्ता से दूर है। फिलहाल आसपास कोई संभावना नजर नहीं आती। 48 साल तो हो ही चुके हैं उसे वहां से बाहर हुए। यूपी में 1989 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आज तक बाहर है। 36 साल बीत चुके हैं, आगे संभावना भी कोई बड़ी नजर नहीं आ रही। तमिलनाडु में 1967 में आखिरी बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था। उसके बाद से राज्य में कांग्रेस की राजनीति बैसाखी पर जाकर टिक गई, यानी यहां 58 साल से सीएम की कुर्सी पर कोई कांग्रेसी नहीं बैठा है। बिहार, यूपी, बंगाल में कांग्रेस की राजनीतिक बैसाखी के बल पर चल रही है, यानी देश के बड़े राज्यों में कांग्रेस की हालत पतली है। और इन राज्यों का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि अगले 2.5 सालों में
इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस इसे ठीक करने के बजाय लगातार सिस्टम को कोसने में लगी हुई है। रहा सवाल राहुल गांधी के विदेश जाकर देश की अंदरूनी बातों पर बोलने का, तो ये राजनीति में ही नहीं हर जगह लागू होता है कि किसी व्यक्ति को कौन सी बात कहां और किन लोगों के बीच कहनी चाहिए। राहुल सितंबर 2024 में अमेरिका गए थे तो जातिगत आरक्षण को लेकर बयान दिया, जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ था। मार्च 2023 में लंदन गए तो वहां आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी थी। अगस्त 2018 में जर्मनी और नॉर्वे गए तो वहां नोटबंदी, जीएसटी और मॉब लिंचिंग पर अपनी सरकार को कोस रहे थे। जनवरी 2018 में बहरीन गए थे तो बोले कि मोदी सरकार ने भारतीय समाज को बांट दिया है। सितंबर 2017 में अमेरिका गए तो भारत में वंशवादी राजनीति का बचाव किया, उसे जायज बताकर आए, जिसके बाद बीजेपी ने उनको देश में घेरा था। बहरहाल कांग्रेस की बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो कहां बोल रही है, किस जगह बोल रही है। संकट यहां ज्यादा है कि वो क्या बोलती है और किसी एक पर कायम आखिर क्यों नहीं रह पाती। पड़ोसन फिल्म में महमूद ने किशोर कुमार से कहा था, ये घोड़ा चतुर क्या है, घोड़ा बोलो या चतुर बोलो, एक बोलो। आज पता नहीं कांग्रेस के लिए यही उदाहरण क्यों जेहन में आ रहा है। सिस्टम पर सवाल उठाने, विरोधियों को कोसने से बेहतर है कि कांग्रेस आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे। बेहतर तो यह होगा कि कांग्रेस अपनी तैयारियों को मजबूत करने में और सही दिशा में काम करे, क्योंकि जब तक खुद को मजबूत नहीं करेगी तब तक विरोधियों से वो लड़ नहीं पाएंगे और बार बार इसी तरह के सवाल जन्म लेते रहेंगे।